औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़ातीन व हज़रात, हम CPDI के इस प्लेटफॉर्म से इकोनॉमी टॉक से आपकी खिदमत में एक नई पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक जोग्राफीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, ट्रेड के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और इसकी जो बुनियादी जो किरदार है वो US का है कि US अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को मैनेज करने के लिए ख़ास तरह से ट्रेड को रेगुलेट कर रहे हैं। इस वक्त जो हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो है कि US साउथ एशिया के इस रीजन में जो ममालिक हैं उनके साथ एक ख़ास तरह से ट्रेड डील्स या फ्रेमवर्क जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इन मुल्कों में तीन मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश, क्योंकि तीनों की इकोनॉमीज़ के अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्ट एंड दे हैव रिलेशनशिप विद द US। इस वक्त जब हम बात करेंगे वो है कि बांग्लादेश के साथ US ने ट्रेड फ्रेमवर्क पे बातचीत शुरू की है जिसके कुछ फीचर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जिसमें अगर आप रूल्स ऑफ ओरिजिन को उन्होंने मैनेज करने की बात की है कि अगर बांग्लादेश अपनी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो US से अगर उसके कंटेंट उसके जो कुछ कंटेंट्स हैं वो US से अगर सोर्सिंग करेंगे तो उसका टैरिफ स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ट्रेडिशनली वो किस मुल्क से करते रहे हैं, कैसे है, और वो इस तरह के सेक्टर्स भी हैं, ख़ासतौर पे टेक्सटाइल के हवाले से, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग के हवाले से, कि वो सेक्टर ऐसा है जिसमें ये तीनों मुल्क आपस में कहीं ना कहीं कम्पीट भी करते हैं। तो अब एक ऐसा वक्त जहाँ पे शायद रीजन्स इकट्ठे होकर ट्रेड डील कर सकते थे, लेकिन इस वक्त ये फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है। इसकी क्या जियोपॉलिटिक्स होगी, इसके क्या असरात होंगे, आज हम मुख्तार अहमद अली साहब के साथ बातचीत करेंगे। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप ज़रा बताइएगा कि जो बांग्लादेश और US के दरमियान अभी जो तजारत पे बात हुई है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और इंडिया और US और पाकिस्तान और US ये सारी सिचुएशन बन के रही है, एक आम आदमी को तो बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोई रूल्स बेस्ड तो है नहीं है, हर मुल्क से अलग-अलग डील हो रही है। तो एक मुल्क के साथ डील होती है, जैसे इंडिया के साथ हुई, वो तो खुशी मना रहे थे कि जनाब ख़ास तौर पे जो हुकूमत से मुतल्लिक़ लोग हैं कि हमें बड़ी अच्छी डील मिल गई है। फिर साथ ही में जैसे जैसे डिटेल्स आ रही थी तो एक कंट्रोवर्सी भी हो रही थी। अच्छा, लेकिन जो लोग खुशियाँ भी मना रहे थे तो उनके लिए तो ये एकदम एक सरप्राइज़ आया कि जिस मुल्क से हमारा कंपटीशन है ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स में, मतलब इंडिया की एक बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, उनमें तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल और गारमेंट्स की हद तक तो बांग्लादेश का कंपटीशन पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह के साथ है। तो एक बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो तो बांग्लादेश है। अच्छा, तो बांग्लादेश के साथ जब एक अलग डील हो गई तो उनको टैरिफ 19% मिल गया। मतलब पहले 20% था तो इंडिया से डिफरेंस 2% का था, अब उनको एक तो टैरिफ 19% मिल गया। चलो अभी भी इंडिया इज़ बेटर ऑफ, क्योंकि उनको 18% का मिला हुआ है। लेकिन जो मेरे ख्याल में एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है वो इंडिया के लिए भी और एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी, वो ये है कि उसमें एक ये भी है कि जनाब अगर बांग्लादेश कॉटन अमेरिका से खरीदेगा और उससे जो जिस क्वांटिटी में खरीदेगा तो उसकी इक्विवेलेंट जो गारमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट होंगे अमेरिका को, तो उस पर उनको 0% टैरिफ होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे बांग्लादेश को बड़ा मेजर एडवांटेज मिल गया, क्योंकि बांग्लादेश खुद तो कॉटन पैदा करता नहीं है, तो बांग्लादेश ने तो कॉटन इंपोर्ट करनी है, वो कहीं से कर ले। अच्छा, पहले वो इंडिया से कर लेता था जो करीब में है। अब मुझे रेट्स का नहीं पता, जब वो इंडिया से खरीदता है तो वो शायद उनको सस्ती पड़ती होगी, कम से कम ट्रांसपोर्ट कास्ट तो सस्ती होगी। लेकिन अब वो कह अगर वो अमेरिका से खरीदता है, अब रेट का डिफरेंशियल नहीं पता, हो सकता है कि उसी रेट पे अमेरिका से भी मिल जाए और शायद बेहतर क्वालिटी की मिल जाए, क्योंकि अमेरिकन कॉटन की क्वालिटी तो बहरहाल बेहतर है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में जो कॉटन की जिस तरह से चुनाई वगैरह होती है ना, जिनिंग वगैरह होती है, उसमें कंटेमिनेशन काफ़ी होती है, क्योंकि बहुत ही मैनुअल सा तरीका है जो हमारे इलाके की जो लेबर है जो करती है, फिर जिस तरह से उसकी हैंडलिंग होती है तो उसमें वो सूखे पत्ते उसके और चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं, फिर वो प्रॉपरली उसको जिस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है या वैल्यू चेन में क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, ये मसला इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो बल्कि एक हमारे दोस्त हैं जो इस जिनिंग से वाबस्ता हैं, तो उनका एक फिक्र मुझे याद आ रहा है, वो ये कहते थे कि दुनिया रुपयों के डॉलर्स बनाती है, हम डॉलर्स के रुपए बना देते हैं, तो जिनिंग डाउनग्रेड कर देते हैं, अपनी डाउनग्रेड कर देते हैं। इधर तो वो लोग भी है जो उसमें पानी मिक्स करके ले जाते हैं ताकि इसका वेट बढ़ जाए और वो हमें रेट अच्छा मिल जाए जिनिंग फैक्ट्री से। अच्छा, जब वो ऐसा करते हैं तो वो भी कॉटन की क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो मतलब बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे जैसे मुल्कों में हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, मिलते जुलते कल्चर्स हैं। अच्छा, तो अगर अमेरिका अब बांग्लादेश इंडिया से नहीं खरीदता और अगर उसको उसी रेट पे या मे भी बेहतर रेट पे अमेरिका से कॉटन मिल जाती है और वो उससे अपनी गारमेंट्स वगैरह बनाता है, कॉटन मिल जाती है या कोई तो या यार्न वगैरह या जो भी, तो उससे उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी, फिर ज़ीरो रेट पे उसको एक्सेस हो जाएगी मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में। तो इस तरह से तो बांग्लादेश बेनिफिट कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर अमेरिका से थोड़ी महंगी मिलती है
या बांग्लादेश में पहुंच थोड़ी महंगी हो जाती है, तो फिर देखना होगा कि उनका जो एडवांटेज है वो कितने % बरकरार रहता है। मतलब अभी भी उनकी 0% एक्सेस तो होगी, लेकिन अगर किसी हद तक हो सकता है जो उन्होंने सोर्स की अमेरिका से कॉटन, तो वो इंडिया की निस्बत थोड़ी सी महंगी पड़े। लेकिन आई प्रिज्यूम, मेरा अंदाजा ये है कि अमेरिकन कॉटन की क्वालिटी तो बहरहाल अच्छी होगी, क्योंकि उधर मैकेनाइज्ड वो है सारी प्रोसेसिंग वगैरह ना, तो उधर वो कंटेमिनेशन उस तरह से कम होती है। तो अब इससे अमेरिका का तो फायदा है क्योंकि वो कॉटन बेच लेगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश इज वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ कॉटन, ये यार्न वगैरह का, क्योंकि ये तो ज़्यादा वो गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, एप्रिल्स वगैरह, और उसमें तो इसका तो एडवांटेज वो है। अच्छा, तो अब इससे इंडिया दो तरह से लूज़ करता है। एक तो ये कि वो कॉटन जो अपने पड़ोस में बांग्लादेश को बेच सकता था, अब वो नहीं बेच सकेगा, उनको कोई एक दूसरी मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। सप्लाई चेन डिसरप्शन इनके लिए हो जाएगी, इनके लिए सप्लाई चेन डिसरप्शन होगी। अच्छा, हो सकता है इनको कोई और बायर्स मिल जाएं, लेकिन एक पड़ोस में एक मार्केट जो आपके पास थी, वो कोई 70% बांग्लादेश जो अपनी कॉटन या यार्न वगैरह मंगवाता था वो इंडिया से मंगवाता था। तो अब एक नुकसान तो इनको ये होगा इंडिया को, और दूसरा नुकसान ये है कि उसी अमेरिकन मार्केट में आपने कम्पीट करना है, तो बांग्लादेश को एडवांटेज हो गया। तो अब आपका टैरिफ 18% है, लेकिन टेक्सटाइल की हद तक बांग्लादेश का टैरिफ 0% है, तो बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को एडवांटेज है। अच्छा, बांग्लादेश को पहले भी एडवांटेज है पाकिस्तान और इंडिया पे, क्योंकि उनका स्केल बड़ा है और उन्होंने अप्रैल्स वगैरह में ना एक बड़ा स्केल लेकर आए। मतलब बांग्लादेश तो अपनी एक्सपोर्ट्स का उनका तो 80-85% इंडस्ट्रियल मेडअप्स में उन्होंने, टेक्सटाइल्स गारमेंट्स में उन्होंने अपग्रेड किया। उनकी तो टोटल एक्सपोर्ट्स का 80 या 85% से ज़्यादा वो है ही टेक्सटाइल। मतलब टेक्सटाइल इज समथिंग इन विच दे इन अ वे स्पेशलाइज्ड, बड़े स्केल पे काम करते हैं। मतलब इंडिया में भी है टेक्सटाइल, लेकिन वो ज़ाहिर है उनके कोई मतलब उनकी ओवरऑल एक्सपोर्ट में उनका शेयर काफ़ी कम है। लेकिन बहरहाल जो कॉटन से जुड़े हुए लोग हैं या टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं वो तादाद में काफ़ी हैं, क्योंकि ये बहरहाल लेबर इंटेंसिव है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की परेशानी दोनों तरह से है कि उनकी कॉटन बांग्लादेश को नहीं बिकेगी, यार्न बांग्लादेश को नहीं बिकेगा या कम हो जाएगा, और दूसरा अमेरिका की मार्केट में डिसएडवांटेज होगा। लेकिन यही परेशानी पाकिस्तान की भी है, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है कि हमारा कंपटीशन अमेरिका के साथ, अमेरिका की मार्केट में बांग्लादेश के साथ हमारा भी कंपटीशन है, तो हमें भी एक तरह से इसका नुकसान तो होगा। तो मुख्तार साहब, ये ज़रा बताइएगा कि अभी तक जो इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है? एक तो ये नज़र आ रहा है कि जो ट्रेड इंटीग्रेशन पॉसिबल थी, सप्लाई चेन्स जो साउथ एशिया में मैनेज हो सकती थी, अब उनकी इंटीग्रेशन और यूएस के साथ एक और तरीके से हो रही है। तो क्या यहाँ पे मार्केट फ्रेगमेंटेशन होगी? तो क्या जब ये साउथ एशिया रीजन फ्रेगमेंटेशन का शिकार होगा, बजाय कि आपस में इनकी अलाइनमेंट होने के वैल्यू चेन्स की, ये एक और तरीके से यूएस के साथ या और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं ईयू की उसके साथ होंगे, तो क्या इसकी जियोपॉलिटिक्स क्या है? कैसे, क्या शक्ल नजर आती है आपको? क्या बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। देखिए, साउथ एशिया के मुल्कों के बीच में अगर कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, कोई मार्केट इंटीग्रेशन है, तो एक्चुअली ये उसको टेक्सटाइल की हद तक तो डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि भाई हमसे खरीद के हमें बेचेंगे तो आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो थोड़ा सा वीकन हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब दो मुल्क हैं इसी रीजन के, और उनके बाकी कई मामलात में उनका टेंशन चल रही है, हॉस्टिलिटी का रिलेशनशिप बना हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का, और इनके बीच में अगर ये मार्केट इंटीग्रेशन भी वीकन होती है, तो वो जो इंसेंटिव होते हैं ना कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करिए, फिर वो भी इंसेंटिव कम हो जाता है। अदरवाइज ये होता है ना कि देखें जी, हमें आपस में ताल्लुक ठीक करना चाहिए, देखें जी हमारी तो ट्रेड डिपेंडेंस है, हमारी तो कल्चरल डिपेंडेंस है, हम तो आपसे बिजली खरीदते हैं, देखें जी हम तो आप कॉटन खरीदते हैं, और वो कहेंगे देखें जी आपकी साड़ियाँ हमारी मार्केट में आती हैं, तो देखें जी हमारा इतना अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप है, इसको कमजोर नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर मुल्कों के अंदर भी लॉबीज होती हैं, दुरुस्त। मतलब इंडिया के अंदर वो जो लॉबी होगी जो लेट्स से कॉटन प्रोड्यूस करती है, फार्मर्स की लॉबी, और ये जीनिंग वाली जो है, और वो इंडिया को चीज़ें बेचती हैं, तो एक उनका गवर्नमेंट पे होता है कि यार ये क्या आपने तमाशा लगाया हुआ है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुक खराब किए जा रहे हैं, इसको ठीक करिए, देखें हमारी कॉटन नहीं बिक रही। ये तो एक प्रेशर आता है, एक वो पीस लॉबी सी बन जाती है, इंटरडिपेंडेंस के जो फायदे होते हैं। लेकिन अगर आपने वो ताल्लुक तोड़ दिया तो दो मुल्कों के बीच में वो जो कोऑपरेशन के एवेन्यूज हैं वो वीकन हो गए ना, तो उसकी एक इम्प्लीकेशन पीस के लिए भी और दो मुल्कों के ताल्लुकात के लिए भी हो सकती है। मतलब अगर इस तरह से चीज़ें होती रहे, मतलब बांग्लादेश इंडिया से और क्या चीज़ें इंपोर्ट करता होगा? दुरुस्त, मतलब बिजली वगैरह इंपोर्ट करता है, कॉटन ज़ाहिर इंपोर्ट करता था अपनी एक्सपोर्ट के लिए, कुछ और कंज्यूमेबल्स करता होगा, कंज्यूमेबल्स तो कहीं से मिल जाते हैं, लेकिन अब पड़ोसी मार्केट से आप ये सोचते हैं कि चलो जी इधर से आ जाए, सस्ती है। तो मेरे ख्याल में ये इसकी एक डायमेंशन है जो अगर एक ग्लोबल लीडर अगर रीजनल पीस के वाले से भी सोच रहा हो तो वो तो ये चीज़ें ना करे। लेकिन अमेरिका तो इस वक्त एक सेल्फ इंटरेस्ट सेंट्रिक है ना, कि हमें बस अपना इंटरेस्ट है, बाकी चीज़ों को आप इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि हमारी कॉटन बिक जाती है और हमारे मुल्क में उसके नतीजे में गारमेंट्स भी सस्ते आ जाते हैं, तो आपने तो अपने कॉटन प्रोड्यूसर को भी फायदा पहुंचा दिया और आपने अपने जो गारमेंट्स के कंज्यूमर्स हैं उनको भी फायदा पहुंचा दिया, तो अमेरिका के लिए तो विन-विन है। बांग्लादेश के लिए भी एक तरह से विन-विन है, जो आपने कॉटन तो कहीं से खरीदी थी, लेकिन इस सेंस में लूज किया बांग्लादेश ने भी, आपकी नेबरिंग मुल्क के साथ जो इंटीग्रेशन है वो वीकन हो गई। इंडिया ने दोनों तरह से लूज किया, तीनों तरह से लूज किया, आपकी पड़ोसी मुल्क के साथ इंटीग्रेशन भी वीक हो गई, आप पड़ोसी मुल्क को कॉटन या यार्न वगैरह बेच रहे थे वो भी नहीं बेच सकते, नई मार्केट ढूंढनी होगी, और अमेरिकन मार्केट में आपका कंपटीशन बढ़ गया, और तीनों तरह से लूज किया। इन मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ऐसा इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का रोल प्ले कर सकता है वो वीकन हो गया। तो स्ट्रेटेजिकली हमें और ज़्यादा कॉशियसली इन सारी चीज़ों को देखना है कि जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जो है अगर वो रिड्यूस होगा तो फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंस या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के वीकन होने से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्टोरी जो है वो भी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और हो सकती है वो कि बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात में इतनी तरक्की ना हो और बेहतरी हो, और ये ऑप्शन पाकिस्तान के लिए भी है कि अगर बांग्लादेश में बनाई हुई प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ मिल रहा है तो फिर पाकिस्तानी मिल वाला भी बांग्लादेश में जाके मिल लगा है,
और इंडिया वाला भी आगे बांग्लादेश में मिल लगाए और वो कार्टन इंपोर्ट करेगा अमेरिका से और उससे बना के अमेरिकी मार्केट में, तो बांग्लादेश में तो इस पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा एक वैसे पहलू बड़ा हो सकता है इंडिया से इन्वेस्टमेंट हाँ, हो सकता है इंडियन इन्वेस्टर्स उधर जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मौजूदा हालात ऐसे हैं, हो सकता है कल इलेक्शन हैं तो उसके नतीजे में स्टेबिलिटी बांग्लादेश में आती है और कुछ इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज होते हैं, तो हो सकता है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबिलिटी हो, लेकिन वो फिर भी इंडिया की गवर्नमेंट तो ये सोच रही होगी कि इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में होने की बजाय इंडिया में जा रही है और बांग्लादेश में जा रही है, और पाकिस्तान भी ये सोचेगा कि हमारे मुल्क से इंडस्ट्रियल छोड़ के बांग्लादेश चला जाता है, तो एक सेंस में हम शायद बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट आएगी। अब हम इस बहस को इस डायमेंशन में लेके आते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होंगी। एक कॉन्टेक्स्ट जो जब हम आपस में बात कर रहे थे तो आपने इशारा किया कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत अरसे से स्ट्रेस में है, इन द सेंस कि हम कॉटन बेस्ड हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जबकि दुनिया में जो क्लॉथिंग की मार्केट है, जो कपड़ा है, वो अब मुख्तलिफ रेशों से बनता है, वो पॉलिएस्टर है और बहुत से रेशे सिंथेटिक फाइबर जो है उसमें बहुत ज़्यादा आ गया। हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस तरह डाइवर्सिफाई नहीं किया कि वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ इंटीग्रेट हो, और हमने मार्केट लूज की हैं, हमने जापानीज मार्केट लूज की जो हमारी टॉप 10 डेस्टिनेशन से उसमें कुछ कमी भी आई है। अच्छा, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने नेशनल एक्सचेकर से कुछ सब्सिडीज देता है, कुछ उसको सपोर्ट मुहैया करता है। अब ये एक नया एक तरह का शॉक है जो शायद हमें महसूस होगा भी, जो एनालिस्ट बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट इसको असेस भी करेंगे, लेकिन अपेरेंटली तो ये मैसिव चेंजेस हैं। अब आप जरा इस पर रोशनी डालिए कि पाकिस्तान कैसे इसको कोप कर सकता है, क्या करेगा, टेक्सटाइल के क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास क्या आती है, किस डायमेंशन में सोचना चाहिए। एक तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि बांग्लादेश की जो डील हो गई है तो इसका इफेक्ट आना भी शुरू हो जाएगा दोस्त। मतलब इंडिया को जो यूं मार्केट की एक्सेस मिलनी है उसमें शायद 6-8 महीने साल भी लगने हैं। अमेरिका के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ है वो इंटरिम एग्रीमेंट हुआ है और उसमें काफी सारे एफएस भी मौजूद हैं, और अमेरिका ने वो कहा है कि जनाब हम आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, और उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में वाज़ेह है कि अगर पता चला कि आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं तो 25% टैरिफ तुम्हारा लग जाएगा। तो इंडिया में तो इसमें बड़ा मसला ये है कि एक तो कोट एंड कोट उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, मतलब ये एक वैसे सॉवरेनिटी का बड़ा क्वेश्चन है कि एक अमेरिका जैसा मुल्क आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है और आप एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रशिया जैसे मुल्क के साथ है उसमें आप उधर से तेल खरीद रहे नहीं कर रहे, तो एक तो सॉवरेनिटी का क्वेश्चन हो गया। फिर अनसर्टेनिटी आ गई जो इंडिया में खुद इस पर बड़ी सेंसिटिविटीज हैं। इंडिया में बहुत लोग कह रहे हैं नहीं तो खरीदते रहेंगे, वो जो बीजेपी के साथ जुड़े लोग हैं ना, वो अपने नेशनलिज्म में और एक ईगो या एरोगेंस होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसमें कह रहे हैं हम तो खरीदते रहेंगे, अभी अगर खरीदेंगे तो फिर ट्रंप तो कह रहा है कि लग जाएगा। अच्छा, इस सिचुएशन में वो अनसर्टेनिटी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए मौजूद है। अच्छा कि वो मतलब एक तलवार लटकी होती है ना कि किसी वक्त वो ट्रंप कहेगा नहीं आप तो अभी भी खरीद रहे हैं रशियन ऑयल, तो फिर और अगर रशियन ऑयल खरीदना बंद करते हैं तो फिर बैकलैश इंडियन मुल्क के अंदर से आएगा। तो एक तो ये उसकी डायमेंशन। अच्छा, अब अमेरिकन मार्केट में हमारे लिए भी सेम है, इमीडिएटली जीरो टैरिफ मिल गया बांग्लादेश को। अब वो कितनी देर लगती है उनको अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करने में, और वो के साथ कब क्लेम करना शुरू करते हैं, 2-4 महीने और लग जाए, लेकिन एक तरह से ये इफेक्टिव है। तो पाकिस्तान के लिए यूरोपियन मार्केट में जो इंडिया का उनसे एफटीए हुआ है उसका इंपैक्ट तो शायद अभी साल बाद आएगा, लेकिन अमेरिकन मार्केट में जो बांग्लादेश को ये अच्छी डील मिली है हम पे उसका इंपैक्ट रिलेटिवली जल्दी आना शुरू हो सकता है। तो हो सकता है 3-4 महीने में 6 महीने में आना शुरू हो जाए हम पे भी, इंडिया पे भी। अच्छा, इंडिया का एडिशनल मसला जैसे मैंने कहा अनसर्टेनिटी जो 25% वाली तलवार भी लटकी हुई है इंडिया पे। अच्छा, बात ये कि हमने इसको डील कैसे करना है, जो आपने बात की है कि हम जो मैन मेड फाइबर्स हैं उसमें तो हमने कोई खास एफर्ट की नहीं है। अच्छा, इंडिया में मैन मेड फाइबर से काफ़ी वो हो रहा है काम, पाकिस्तान में इस पर नहीं हुआ। इंडिया की खैर एक अपनी ट्रेजेक्ट्री है कि वो क्यों वो ये कर पाए। आपको पता है जब पाकिस्तान बना था तो कॉटन ग्रोइंग एरियाज ज़्यादातर कॉटन ग्रो होती थी इस रीजन में, और जो इंडिया के पास इलाके चले गए उतनी कॉटन ग्रो नहीं होती थी। अभी तो खैर काफ़ी होती है लेकिन उस वक्त उतनी नहीं होती थी। अच्छा, तो लेकिन मिलें उधर लगी हुई थी, तो चूँकि काटन इधर होती थी तो फिर काटन वाफिर मिकदार में थी, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री नेचुरली इसी तरह से इवॉल्व हुई कि हमने फोकस ज़्यादा काटन पे करना है। इंडिया में निस्बतन कुछ इनोवेशन भी या वो जैसे होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग थे और कुछ काटन की दस्तयाबी की भी उसी तरह से इश्यूज़ थे, तो उन्होंने फिर उस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया। तो वो ज़ाहिर है उनकी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, और आपकी बात ठीक है कि हमने इसमें यूज़ किया है। अच्छा, तो अब हमें मेरे ख्याल में इस तरफ आना चाहिए। हमारा जो मेरे ख्याल में एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल वाला, वो काफ़ी आप कहते हैं कि वो ज़रा रिलैक्स्ड, और जैसे होता है ना कि आप इनोवेट करते हैं, आप चैलेंज लेते हैं, आप वो थोड़ा सा पैसा आ गया तो बस फिर आप लग गए रियल एस्टेट में लगा लेते हैं बजाय कि अपने इकोनॉमी के अपने उस प्रोडक्शन सिस्टम को। आई थिंक दिस इज ऑल्सो एम्बिशन और हमारी इकोनॉमी के इंसेंटिव सिस्टम को भी शायद कहीं काम करने की ज़रूरत है हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स को, कि अगर प्रॉफिट मेकिंग कि रेट ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट में आपने ज़्यादा रख दिया है तो वाई पीपल विल इन्वेस्ट इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। सो यू शुड हैव दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज वेयर इंसेंटिव टू मॉडर्नाइज देयर इंडस्ट्री, डाइवर्सिफाई देयर इंडस्ट्री एंड फर्म्स, वो शायद। हाँ, लेकिन शायद एक चीज़ और भी है कि वो हमारे यहाँ कॉटन चूँकि वाफिर दस्तयाब थी। अच्छा, लेकिन अब तो ये हो रहा है कि अब हमारे यहाँ कॉटन भी हमें तो अब कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है ना। हमारी जो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी तो अपनी कॉटन की जो फार्मिंग है वो क्राइसिस में है ना। वो जो बीमारियाँ वगैरह फैली हैं और वो फार्मर्स ने उस तरफ कॉटन उगानी कम कर दी है। अब तो बहुत कम, हमारी किसी ज़माने में तो ये काफ़ी ज़्यादा थी, अब तो शायद उसके 2/3 से भी कम हो गई हुई है। तो हमें तो पिछले 2-3 सालों में मेरे ख्याल में कॉटन काफ़ी बड़ी मिकदार में इंपोर्ट करनी पड़ी है। दुरुस्त। अच्छा, लेकिन अब ये भी सोचने वाली बात है कि अगर हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर हमारा फार्मर शिफ्ट हो चुका हुआ है,
बाकी क्रॉप्स की तरफ। तो अब हमें अगर ये लगता है कि हम लेट्स से अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करके हम भी इसी तरह की डील ले लें, मेरे ख्याल में हमारी डील भी इंटरिम है, तो हम भी अमेरिका से बात करेंगे। फिर अगर हम कॉटन इंपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं तो हम भी अमेरिका से सोर्स करके, तो इसी तरह की डील अगर हमें मिल जाए। जो हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डअप्स हैं, जो ग्रे क्लॉथ है, ये इस तरह का और भी हम चीज़ें बनाते हैं, तौलिए वगैरह इस तरह की काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास इस वक्त लोकल कॉटन प्रोडक्शन को सरप्लस में तो नहीं है, शॉर्टेजेस हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने वैसे इंपोर्ट करनी है, इजिप्ट से करते हैं या कहीं और से करते हैं, तो आप अमेरिका से कर लें। फिर आपको भी उसी तरह की अगर ज़ीरो एक्सेस मिल जाती है, 0% टैरिफ, तो विल देन बी एबल टू कम्पीट विद बांग्लादेश एज वेल। मुख्तार साहब, एक वैसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन है ना, जो फाइबर के साथ डील करने वाली इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने दुनिया में, देखें, एक जूते से लेकर जहाज़ की सीटों तक में फाइबर यूज़ हो रहा है, उसमें एक ख़ास तरह का कपड़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। कपड़े की मार्केट दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की है, बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा एक जगह पे कैद कर लिया कि हम सिर्फ कॉटन के साथ प्ले करेंगे, और मुझे लगता है कि शायद किसी सतह पे हमारे जो टेक्सटाइल के जो लोग हैं, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, दे मस्ट रियली थिंक अबाउट दिस, डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टमेंट इन यूज़ ऑफ डिफरेंट, इवन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। अब दुनिया में जो लिनन है, लिनन ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी मैं कुछ एक इंडस्ट्रियल ग्रुप से बात कर रहा था, नॉट इंडस्ट्रियल ग्रुप बट उनके आउटलेट्स हैं पाकिस्तान में, एक अच्छा उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया है। तो दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस लिनन, बाय द वे लिनन जो है वो पहला फाइबर है जो ह्यूमंस ने बनाया था। तो उन्होंने लिनन कपड़ा इंपोर्ट नहीं किया, बल्कि लिनन फाइबर इंपोर्ट किया, फिर स्पिनिंग करवा के कपड़ा यहाँ पे बनाया। नाउ दे आर सेलिंग इट इन पाकिस्तानी मार्केट, और वो उसका प्रीमियम ज़्यादा है कॉटन की निस्बत। तो आई थिंक कि ये जो फाइबर की इकॉनमी है, धागे की, इसमें पाकिस्तान को सीरियसली डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैं बिल्कुल करना चाहिए, ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जब आपकी अपनी, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। और अब फार्मर जो है ना, वो जाता है कि किधर कैश ज़्यादा है एंड सो ऑन, सो ज़रूरी। और फिर बहुत सारी डिजीज़ हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग अब सब्जियाँ उगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। सब्जियाँ और फल, कई नई तरह की क्रॉप्स मतलब आ रही हैं, जैसे मशरूम्स वगैरह और कई चीज़ें। तो ये जो कैश क्रॉप्स के लिए एरिया दस्तयाब है ना, जैसे कॉटन है, वो वैसे भी कम हो जाना है। हम पहले कहते हैं कि नहीं, इसको रिवाइव करें, और ये वो आमतौर पे हमारे यहाँ डिबेट चलती है जी, वो कॉटन कम हो गई है तो इसको रिवाइव करें जी, ये क्यों कम हो गई? भाई वो कम हुई है तो उसकी जगह पे कुछ और उग रहा है, तो मतलब ये तो नहीं कि कॉटन खत्म हो गई तो उस जगह पे कुछ और उग नहीं रहा है। मकई वगैरह की तरफ से तक मकई, आलू, पता नहीं क्या, राइस की प्रोडक्शन हमारी काफ़ी बढ़ गई है। अब देखें ना, अगर वो कम हुआ है, कॉटन कम हुई है, तो उसकी जगह पे कुछ और। थोड़ी सी बात डाइवर्स होती है, लेकिन चूंकि आपका इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि लेंटिल्स की प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में कम हुई है। हालांकि लेंटिल्स इस वक्त दुनिया में प्रोटीन प्रोवाइड करने का, पाकिस्तान लेंटिल्स इंपोर्ट करता है ज़्यादा। सो पाकिस्तान में जिन जिन इलाकों में पहले लेंटिल्स बनती थी, उगती थी, वो वहाँ पे कम हो गया। पाकिस्तान के लिए एक फूड इनसिक्योरिटी का एक एलिमेंट वहाँ से भी आ रहा है। क्या प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। देखिए, वो मेरे पास नंबर नहीं है। हमारे यहाँ पोटेंशियल तो है कि हम ये ग्रो करें, लेंटिल्स वगैरह, चना वगैरह तो काफ़ी होता है, कुछ बाकी लेकिन निस्बत कम होती हैं, और उसकी शायद एक बड़ी मूंग माश वगैरह तो सारे पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। अब डिपेंड करता है ना हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने फ्री मार्केट दी हुई है और बल्क में कुछ मुल्कों से आ जाती है लेंटिल वगैरह, तो फिर आपका फार्मर क्यों उगाएगा? तो वो हमने उस पर काम नहीं किया है। अगर हम सिर्फ एक नाम, हम अगर फूड सिक्योरिटी के एंगल से देखें और इन रिस्क को फैक्टर इन करें कि जनाब किसी को सप्लाई लाइन्स जो हैं डिसरप्ट हो सकती हैं और हमारी इंपोर्ट्स पे इतनी डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन वो जहाँ पे लेंटिल्स भी उगती थी, ज़्यादा कुछ ना कुछ तो उग रहा है ना। अब बात यह है कि हमें इसको थिंक थ्रू करने की ज़रूरत है कि हम किन चीज़ों को इंसेंटिवाइज करें या ना करें, ये खुला छोड़ दें। मतलब एक आर्गुमेंट ये भी है बिल्कुल लिबरलाइज, या तो फिर आप लिबरलाइज कर दीजिए, लिबरलाइज करते हैं। और उस हवाले से वो भी रहा है जैसे भी हो रहा है कि आप शुगर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरलाइज कर दें। शुगर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करेंगे तो फिर आप जो शुगर केन है उसकी प्राइसेस भी आप फिर स्पोर्ट प्राइस वगैरह तो खत्म कर देंगे। जो कभी कभी हम प्राइस फिक्स करते हैं, कुछ स्पोर्ट प्राइस नहीं देते हैं, लेकिन वैसे मिनिमम वो फिक्स कर देते हैं।
लेकिन जो मेन बात आपकी है जो कि जी हमें फाइबर्स और इस तरफ आना चाहिए, मैन मेड फाइबर्स के इस्तेमाल की तरफ, और इसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए खासतौर पे उस माहौल में कि जब आपकी लोकल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कम हो रही है। लेकिन ये ना भी हो, मतलब लोकल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन काफ़ी भी हो, तो इवन देन हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो वो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स वो है ना जो जरूरी नहीं है कॉटन की हो। आपने वो एयरलाइन की सीटों की बात की है, वो तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी बहुत डिमांड है और हमें उस तरफ आना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा वो टेक्सटाइल सेक्टर या हमारा जो क्लोथिंग वाला सेक्टर या ये पता नहीं क्यों उस तरफ नहीं आ पाए। इस तरफ भी नहीं आता, और शायद हम बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज भी करते हैं टेक्सटाइल को। जब भी स्ट्रेस आता है, कोई शॉक आता है, तो वी पंप इन अ लॉट ऑफ टैक्सपेयर्स मनी टू सेव टेक्सटाइल सेक्टर, विच इज़ फाइन, लेकिन उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस के साथ होना चाहिए। जब ये लेट इंडस्ट्रियलाइजर्स जब ये अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे थे, इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे, एग्रेरियन की तरफ से बदल कर अपने आप को इंडस्ट्री में आ रहे थे, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी या सपोर्ट करती थी किसी भी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के साथ इंडस्ट्री को, तो उसके साथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते थे कि यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इस तरीके से माजी में इनको बहुत फायदे दिए गए हैं, लेकिन इस तरह से परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा नहीं गया। आपकी बात सही है, जो डेवलपमेंटल स्टेट्स हैं, कोरिया वगैरह, इन्होंने यही किया था कि कुछ इंडस्ट्री को इंसेंटिव देते थे तो साथ में उसको जोड़ देते थे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ। हमारे यहाँ तो ये लपी है, वो तगड़े लोग हैं, आ जाते थे, कंसेशन ले जाते थे और उसके बाद उसका दबा के यूज भी करते थे और मिस यूज भी करते थे। तो मिस यूज करके भी इन्होंने करोड़ों और बुक इजी मनी आना शुरू हो जाता है। इजी मनी आना शुरू, अच्छा जब वो इजी मनी आती है तो फिर वो प्रेशर नहीं रहता ना कि आप इनोवेट करें। तो हमारे इनएफिशिएंसीज तो बहुत हैं, और अभी तो खैर आजकल तो वो ये कहते हैं कि हम तो डिसएडवांटेज में हैं, हमारे तो बिजली के रेट ज़्यादा हैं, गैस के रेट ज़्यादा हैं, तो आप हमें कोई कंसेशन भी देते हैं। सर अभी इन्होंने कुछ टैरिफ कम भी किया है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और वो डोमेस्टिक पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसको वो थोड़ी लेते हैं कि ये आपने हमें कोई बेनिफिट दिया है, वो तो कहते हैं कि आपने तो हम ऑलरेडी डिसएडवांटेज पे हैं विद कंपैरेटिव मार्केट्स, तो आपने तो हमें बस थोड़ा सा उसी में से सहूलत दी है। वो अभी भी कहेंगे इंडिया में एनर्जी की प्राइस तो बहुत कम है, हमारे से अभी भी ज़्यादा है, हमारी अभी भी ज़्यादा है, वो बांग्लादेश से भी इसी तरह की कंपैरिजन करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन जब भी एक आप फ्यूचर में कोई इंसेंटिव किसी भी इंडस्ट्री को दें, और देने भी चाहिए, खासतौर पर जिस चीज़ को आप प्रमोट करना चाहते हैं, खासतौर पर फाइबर्स वगैरह मैन मेड फाइबर बेस्ड जो है, तो उसके लिए देना चाहिए इंसेंटिव। और लेकिन वो फिर स्लाइडिंग हो कि अच्छा जी ये आपको इंसेंटिव मिला, उन चीज़ों में इंसेंटिव उन चीज़ों में देना जहाँ पे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है। कि करें कि अगर हमारी इंडस्ट्री जो है वो न्यू फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहती है और उसमें रिस्क ज़्यादा है और रिस्क सोशलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे टू डेवलप न्यू मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपने पुराने जो कंपेटिटिव नहीं रहे उन्हीं को सस्टेन करने के लिए हमेशा के लिए पैसे देने हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि टैक्स पेयर्स के साथ ज्यादती है। जो लोग आपके नेशनल एक्सचेकर में पैसे डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे, उनको सहूलतें मिलें, जॉब मार्केट्स एक्सपैंड करे, लोगों के पास एम्प्लॉयबल स्किल्स हों। तो इफ़ वी आर जस्ट गिविंग मनी टू सर्टन लॉबीज एंड वी टॉलरेट देम बीइंग इनएफिशिएंट एंड ईटिंग अवर मनी, और जिसको हम रेंट सीकिंग कहते हैं, अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं तो देन आवर स्टेट इज नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। मेरा ये ख्याल है कि आपके साथ बात करके जो मुझे समझ में आया कि इस वक्त बेशक स्ट्रेस में है या चेंजेस आ रही हैं ग्लोबल ट्रेड में, बट देयर इज a sense of opportunity in that कि पाकिस्तान भी इसको फर्दर एक्सप्लोर करे और इन्हीं के अंदर अपने रास्ते एक इंटेलिजेंट वे में दरियाफ्त करने की कोशिश करे, डाइवर्सिफिकेशन भी करे, बेटर ट्रेड डील्स की भी कोशिश करे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, आपके साथ हमेशा दिल तो चाहता है कि हम लंबी बात करें और बात रुके भी ना दरमियान में, लेकिन वक्त की कमी है। लेकिन हम दोबारा इस मौजू पर भी बात करेंगे कि अब ये क्योंकि ये लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल है, तो हम इसके ऊपर मज़ीद जायज़ा लेते रहेंगे। ख़ातिन हज़रात, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही, आपने भी इसका हाज़ उठाया होगा, आपको भी दिलचस्प लगी होगी ये सारी बात कि जिस तरीके से इकोनॉमिक जोग्राफी चेंज हो रही हैं, ट्रेड चेंज हो रही है, टैरिफ चेंज हो रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ट्रेड अलायंस भी शायद चेंज हो रहे हैं। फिर इसकी एक जियोपॉलिटिक्स है कि जब आप इकोनॉमिक रिलेशंस को डिसरप्ट करते हैं तो उसका ताल्लुक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी स्टडीज़ के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए भी दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल टू प्ले विद, एनालिसिस का एक बहुत सा मौका जो है वो सामने आ रहा है। CPDI इसमें मजीद भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे इस बहस में, इसके अंडरस्टैंडिंग में, और तो यही है कि जो हमारी नेशन स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये किसी ना किसी कोऑपरेटिव मॉडल में आएँ, इसमें आपस में बातचीत करें और जो हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमीज़ हैं US की, EU की, उनके साथ बेहतर ट्रेड डील की तरफ जाएँ। ऐसी जो हमें इंडिविजुअली वर्स ऑफ ना करें या बेटर ऑफ ना करें, बल्कि कलेक्टिवली भी हम आपस में बातचीत करें। वो एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी, एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। इसका ताल्लुक पीस से भी है, इसका ताल्लुक डेवलपमेंट के साथ भी है। तो बहुत शुक्रिया, आप
यहाँ तक हमारे साथ रहे। अगर आपको हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी है, इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। मुख्तार साहब के साथ हम एक और नशिस्त रखेंगे किसी और मौजू पे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।